कहानी शुरू होती है एक छोटे से कमरे से जहां हीटर में करंट लीक हो रहा था और चेनमो नाम का लड़का अपनी नई रूममेट हियानु से कह रहा था कि अभी फिलहाल ये मतलब नहीं कि लीक कहाँ है, तो तुम कुछ तो पहन लो दोस्तों, मेरा नाम चेनमो है और ये लड़की जो तुम देख रहे हो ये है मेरी नई रूममेट हियानु। मैंने सुना था कि इसके पिता की बीमारी से मौत हो गई और इसका पूरा परिवार दिवालिया हो गया था, जिसकी वजह से इसे नौकरी की तलाश में यहाँ आना पड़ा। और मेरे साथ रहने का इसका एक ही कारण था कि यहाँ का किराया बहुत सस्ता था, लेकिन जब से ये मेरे साथ रहने लगी है मेरी जिंदगी का नर्क शुरू हो गया है। अगर किराए में थोड़ी बचत न होती तो मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। पहले दिन जब ये अंदर आई तो मैंने नाइटली में मदद करने के लिए इसका सामान उठाना चाहा, तो इसने सीधा मुझ पर तंज कसा, क्या तुमने हाथ धोए हैं? ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ इसकी चीजें चुराने आए हूं और मैं बेहद शर्मिंदा हो गया। मेरा हाथ आधे रास्ते में ही रुक गया, ना ऊपर जा पा रहा था ना नीचे, और मैं चुपचाप एक तरफ हट गया ताकि ये अंदर आ सके। जब ये अपनी बड़ी सी सूटकेस घसीटती हुई अंदर आ रही थी तो मैं अपना नाम तक बताना भूल गया और लगता है इसने भी मुझे जानने की कोई कोशिश नहीं की। जैसे ही ये घर के अंदर आई इसने नाक सिकोड़ ली और मैं समझ गया कि इससे क्या नाराजगी है। इस घर में हमेशा एक बासी सी गंध आती है जिसकी आदत मुझे भी बहुत देर में पड़ी थी। इसने पूछा तुम्हारे पास चाबी है? मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगी, और फिर नाक से जोर से सांस छोड़ी जैसे कोई जवाब हो, और मैं भी उस पर ध्यान देना नहीं चाहता था। मैंने पैर उठाया और बाहर निकल गया। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गया और जब रात के 10 बजे के बाद घर वापस आया तो नींद में ही अपने कमरे का दरवाजा खोला और मेरे होश उड़ गए। ये मेरा कमरा था जहां फर्श साफ चमक रहा था और पहले से रखे गंदे कागजात बिल्कुल व्यवस्थित थे। तो मैंने सोचा घर में एक साफ सुथरी लड़की का होना बुरा नहीं। असल में ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था और मैं चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए उठा तो मैंने देखा कि मेरी मेज पर रखी घड़ी गायब थी, और सबसे बुरी बात ये थी कि मेरी यूएसबी ड्राइव भी गायब थी। दोस्तों वो मेरी जान थी, उसमें मेरी सारी इंस्पिरेशन और सालों की मेहनत भरी हुई थी। तो मैं तुरंत हियानु के पास गया और बोला सुनो हियानु, कल तुमने मेरा कमरा साफ किया था। तो इसने बिना मुंह देखे कहा कोई बात नहीं। मैंने गुस्से से कहा मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, मेरी मेज पर जो यूएसबी रखी थी क्या तुमने उसे देखा? मैंने सोचा कि शायद हियानु ने उसे कहीं रख दिया होगा, लेकिन किसने सोचा था कि ये सीधा बोलेगी उस कूड़ेदान में फेंक दिया दीदी मेरा यूएसबी जिसमें सैकड़ों जीबी डेटा था, और तुमने बस ऐसे ही फेंक दिया। तो ये बोलिए टूटे पुराने यूएसबी की क्या इज्जत है, मैं तुम्हें नया दिला दूंगी। अब तक तुम्हें नया कहोगे उसमें सब कुछ भरा था। और ये सुनते मैं खुद पे काबू नहीं रख पाया। आज मुझे साफ साफ बात करनी होगी कि हमारे बीच कौन सी जगह किसकी है और कौन सी कॉमन एरिया होगी। हमने 10 मिनट तक बहस की और आखिरकार एक समझौता हुआ। लिविंग रूम, बाथरूम और किचन कॉमन एरिया होंगे और बेडरूम प्राइवेट होंगे, बालकनी उसकी प्राइवेट एरिया होगी, क्योंकि उसे वहां अपने अंडरगारमेंट सुखाने थे जो कि बहुत पर्सनल है। मेरे कमरे में धूप आती है इसलिए मैं अपने कपड़े अंदर ही सुखा सकता हूँ, लेकिन उसके कमरे में धूप नहीं आती है और उसके कपड़े कभी सही से नहीं सूखते, इसलिए उसने पूरे घर का बिजली और पानी का बिल खुद उठाने की पेशकश की समझौते के बाद वो मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। और थोड़ी देर बाद अंदर से एक रुआंसी सी आवाज आई जो धीरे धीरे तेज होती गई। मैं हैरानी से अपनी नाक छूने लगा, क्या मैंने उसे इतना डरा दिया था? वैसे भी मैं ज्यादा पानी बिजली तो इस्तेमाल नहीं करता, तो उसका ज्यादा पैसा भी नहीं बढ़ रहा था। फिर शनिवार की सुबह थी, मैं सपनों में खोया हुआ था कि अचानक धम से मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला और मैं डर के मारे उछल कर खड़ा हो गया और सीधे हियानु का डरा हुआ चेहरा देखा। तो मैंने कहा दीदी अगली बार अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाया करो। तो ये बोली तुम दरवाजा बंद क्यों नहीं करते? मैंने कहा तुम्हें लगता है इस टूटे दरवाजे में ताला लगता है? ये बोली कोई बात नहीं, मैं तो बस 2 हैंगर लेने आई थी। और फिर बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई हस्तकला सीख रहे हो? मैंने कहा कुछ कहना है तो सीधे कहो। और दोस्तों मैं 6 फुट से भी लंबा एक मर्द था, लेकिन एक मजाक ने मुझे शर्मा कर लाल कर दिया। उसने 2 हैंगर लिए और उसके होठों के कोने फिर से ऊपर उठ गए और बोली अरे शिनचान के अंडरपैंट्स। और मैं सच में बेबस हो गया। मैंने कहा अगर चाहिए तो मैं तुम्हें 2 दे दूं, लेकिन उसके तेज और थोड़े अव्यवस्थित कदमों से मैं देख सकता था कि वो उतनी शांत नहीं थी जितनी दिख रही थी। यार ये रूममेट वाला मामला है, इसमें हमेशा एक एडजस्टमेंट प्रोसेस तो होता है। मैंने सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे की लिमिट्स को समझेंगे और उसे क्रॉस नहीं करेंगे, जो कि एक सही रूममेट की पहचान। लेकिन ये उल्टा ये जानता है कि तुम्हारी बाउंड्री कहाँ है और फिर दिन भर उस लाइन पर इधर उधर कूदता रहता है। जैसे अब भी मेरे कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए आ जाता है। जब मैं बाथरूम में ब्रश कर रहा होता हूँ तो ये अंदर आकर टॉयलेट यूज करने लगता है, और जब मुझे देखता है तो ऐसी चीख निकालता है जैसे कोई एयर रेड सायरन हो, और इतनी तेज चीख की क्या कहना। और इसके अलावा इसकी जिंदगी का कोई कॉमन सेंस ही नहीं है। ये वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डालकर किस्मत पर छोड़ देता है और खाना तो बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन बनाने की जिद करता है। और एक बार तो पूरा घर जला ही देता था। मुझे हमेशा इसे डांटना पड़ता था और सब कुछ सिखाना पड़ता था, और मुझे एक ही चीज तसल्ली देती थी कि बहुत जल्दी सीख जाता है। दूसरी बार जब इसने खाना बनाया तो इसे पता था कि पैन में आग लगने पर पानी नहीं डालना चाहिए, तो इसने कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट डाल दिया। 16 जुलाई को इसका जन्मदिन था। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उस दिन ये भूत की तरह पूरे लिविंग रूम में घूम रहा था और बड़बड़ा रहा था आज मेरा जन्मदिन है, प्लीज कोई मुझे सरप्राइज दे दो, आज मेरा जन्मदिन है, प्लीज कोई सरप्राइज दे दो। देखो मेरी नींद हमेशा बहुत अच्छी आती थी, लेकिन पूरे दिन भर का ये जाप मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। और जैसे ही मैं गुस्से में उसे टोकने जा रहा था कि वो पहले ही जा चुकी थी, आज वो सामान्य से ज्यादा जल्दी में निकली थी और अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ गई। मैंने अंदर नहीं जाया, बस दरवाजे से झांका और देखा उसकी मेज पर खाने के डिब्बे पड़े थे और आधी बची हुई ब्रेड, एक कटोरी दलिया और सब्जियों की 2 छोटी डिब्बियां। ये उसका कल का डिनर था। जैसे जादू से मैं नीचे उतरा और सब्जियां खरीदी, और जब तक खाना बना रहा था तब तक मैं उसके ऑफिस से लौटने के समय का अंदाजा लगा रहा था और अपने आप को डांट रहा था। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आए, लिविंग रूम की मेज पे 4 सब्जियां और एक सूप रखा था और कोने में 4 इंच का एक छोटा सा केक भी रखा था। वो स्तब्ध रह गई। फिर बोली सिम क्या आज तुम्हारे कुछ दोस्त आ रहे हैं? मैंने कहा आज एक पागल का जन्मदिन है। तो बोली तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? मैंने कहा सच कहूं तो आज सुबह तुम थोड़ा और जोर से बोलती तो पूरी बिल्डिंग को पता चल जाता। फिर वो बोली मुझे नहीं पता था, भले ही तुम बहुत अच्छे नहीं लगते हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मेरे पापा के जाने के बाद से आज पहली बार किसी ने मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। तुम एक प्यारी लड़की हो, तुम्हारा शरीर भी अच्छा है,
बस तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी जुबान खराब है। और बस जन्मदिन की पार्टी के बाद ये अपने कमरे में नहीं गई, बल्कि मेरी जांग पर सिर रखकर सो गई और मैं पूरी रात सो नहीं सका। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कुछ बुरे विचार थे, असल में मेरा पैर सुन्न हो गया था। उस दिन के बाद हमारे बीच की बर्फ पिघल गई। हम सोफे पर एक साथ लेटकर चिप्स खा सकते हैं, फिर टीवी देख सकते हैं। शायद उसे मेरा स्टेबल सोफा पसंद आया था और मैं तो बस उसकी खूबसूरती का लालची था। एक दिन वो बाथरूम में नहा रही थी और मैं लिविंग रूम में जोर शोर से कुछ खा रहा था कि अचानक अंदर से एक चीख सुनाई दी और हियानु नंगी होकर बाथरूम से बाहर भाग आई। सच कहूं तो उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो गया और मैं 3 सेकंड के लिए स्थिर हो गया। फिर मैंने कहा, देखो भले ही कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन तुम कुछ तो पहन लो। उस एक्सीडेंट के बाद वो थोड़ी शर्मिंदा हुई और मुझसे कतराने लगी। करीब 3 महीने बीत गए। मुझे नहीं पता मैंने कुछ खराब खा लिया था या क्या, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पेट में चाकू घुमा रहा हो। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दर्द इतना बढ़ गया कि जैसे मैं अस्पताल जाने के लिए संघर्ष कर रहा था, हियानु दौड़ती हुई आई और उसने मेरा माथा छुआ। उस वक्त मैं मुश्किल से बोल पाया था। उसने बिना कुछ सोचे एक कोट पहना और मुझे नीचे ले गई। यार ये 6ठी मंजिल थी, मुझे नहीं पता अपने उस छोटे से शरीर से मुझे कैसे नीचे ले आई। उसने टैक्सी बुलानी चाहिए, लेकिन उसका मोबाइल घर पर ही रह गया था, तो वो मुझे घसीटती और उठाती हुई देर रात तक अस्पताल ले आई। जब मुझे ड्रिप लगी और मैं होश में आया, तब लगभग सुबह होने को थी। डॉक्टर ने कहा कि ये पेट में ऐंठन थी और कुछ गंभीर नहीं है। मैंने कहा शुक्रिया। तो बोली थोड़ा आराम कर लो, लगभग ऑफिस का समय हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने लीव ले ली है। 2 दिन बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने अपने हाथों से एक शानदार डिनर बनाया। हियानु खा रही थी और तारीफ कर रही थी और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके लिए जिंदगी भर खाना बना सकता हूँ, और उस वक्त मैंने बिना सोचे हाँ कह दी। और जब मैंने उसे इतना खुश देखा तो मुझे लगा कि मैंने कुछ और ही सोच लिया था। असल में उसके लिए जिंदगी भर खाना बनाने का मतलब बिल्कुल सीधा साधा था। उसके बाद से उसने डिनर के लिए ऑर्डर करना बंद कर दिया और हर दिन मुझसे जिद करके खाना बनाने को कहती थी और कहती थी कि इससे पैसे बचते हैं और खाना हाइजीनिक रहता है। मैं बड़बड़ाता था कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हर बार जब मुझे वो अस्पताल ले जाने वाला उसका चेहरा याद आता तो मैं और भी तेजी से खाना बनाने लगता। लेकिन आज वो थोड़ी अजीब थी। मैं 10 मिनट से इंतजार कर रहा था और वो बाहर नहीं आई, तो मैंने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वो बिस्तर पर चुपके से रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हें किसने दुख पहुंचाया? अगर कुछ हुआ है तो सीधे बोलो, हम आखिर दोस्त हैं। तो उसने बताया असल में कुछ खास नहीं है। हियानु कभी भी अपनी कंपनी में ओवरटाइम नहीं करती और टाइम पर घर चली जाती है, और उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस से समझना बिल्कुल नामुमकिन है कि वो कॉर्पोरेट कल्चर को समझती हो। और उसने पहले भी मेरी देखभाल के लिए लीव ली थी। मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रही है कि वो नौकरी छोड़ सकती है, लेकिन मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है और मेरा जो कंपनसेशन बनता है उसमें से 1 पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। ये तो कोई छोटी सी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। हियानु की कंपनी माइक्रो लोन देने का काम करती थी। अगले दिन मैंने औपचारिक कपड़े पहने, अपनी दाढ़ी अच्छे से बनाई और अपनी पुरानी फटी हुई नकली ब्रांड की घड़ी लगाई और पैर बाहर निकालकर उसके ऑफिस के लॉबी में घुसा। गुड मॉर्निंग सर, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? मैंने कहा नहीं, अपने मैनेजर को बुलाओ। थोड़ी देर में एक सूट पहना हुआ मोटा सा आदमी लड़खड़ाता हुआ आया। ये वही था जो मेरी याद में बसी फोटो से मेल खा रहा था। गुड मॉर्निंग सर, आप क्या सर्विस लेना चाहेंगे? मैंने कहा लोन चाहिए। सॉरी सर, 2 मिलियन यानी 2 लाख की लोन। तो मैंने कहा क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पास 200 रुपए के लिए आया था? उस दिन मैंने उस डॉग मैनेजर के साथ बिजनेस और प्रोडक्ट्स पे बात की और प्राचीन कविताओं से लेकर जीवन के दर्शन तक सब कुछ बताया और आखिर में बिना अपना नंबर दिए वहां से चला गया। अगले दिन मैं फिर से आया और मैं लगातार 1 हफ्ते तक वहां गाड़ी रहा और आखिरकार उसे समझ आ गया कि मैं उसकी बकवास कर रहा हूँ। जब मैं अगली बार गया तो उसने मुझे अनदेखा कर दिया। लेकिन मैं एक सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ, मुझे कोई और खास होना नहीं है, बस मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मैंने अपने अकाउंट पे एक हेल्प पोस्ट लगाई और देखते ही देखते बहुत सारे लोग मेरी मदद के लिए आ गए। किसी ने कहा कि वो अपनी पत्नियों को लेकर आएगा, किसी ने कहा कि वो हथौड़े लेकर आएगा, और एक लड़का जो अभी जेल से छूटा था उसने कहा कि वो उसे दूसरे देश बेचकर थोड़े पैसे लाना चाहता है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इंटरनेट की जनरेशन में बहुत सारे टैलेंट और ये लोग बात भी बहुत अच्छी करते हैं। मैं सच में इन लोगों की तारीफ करता हूँ। कुछ ही दिनों में वो मोटा मैनेजर परेशान हो गया और उसने मुझे फोन किया। जैसे मैंने फोन उठाया मैंने सीधा मामला खत्म किया, एम्प्लॉय को फायर करो और उसका पूरा कंपनसेशन 2 बशर्ते तुम सही प्रक्रिया फॉलो करो, और जो लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं वो अपने आप चले जाएंगे। मैंने फोन रखा और 5 मिनट भी नहीं बीते थे, हियानु खुशी से दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली कि उसके बॉस ने पैसे देने पर हामी भर दिए। उस मैनेजर ने मुझे देखा और उसका चेहरा कड़वे नींबू की तरह हरा हो गया था और उसके आसपास के कुछ सेल्स पर्सन मुझ पर टूट पड़ने वाले थे। लेकिन मैंने दूसरी तरफ लोगों को हाथ हिलाकर सलाम किया। हियानु मेरे बगल में स्तब्ध खड़ी थी। फिर बोली तुम इनसे बहुत अच्छे से मिलते हो? मैंने कहा बहुत अच्छे से, और असल में मेरी उन सबके साथ गहरी निजी बातें हो चुकी थी। उसके बाद हियानु 1 हफ्ते के लिए घर पर आराम करती रही, हर दिन उठती और मेरे बनाए हुए खाने को खाती। मैंने उसे सुन लिया था जब वो बड़बड़ा रही थी कि इस हफ्ते उसका 3 किलो वजन बढ़ गया। फिर जब वो पूरी तरह आराम कर चुकी तो उसने रिज्यूमे भेजना और इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं सच में उससे कहना चाहता था कि वो मेरे साथ सोशल मीडिया पे काम करे और हम दोनों दिन भर घर पर ही रहे, जो कि बहुत अच्छा। और लगता मैं मानता हूँ कि मेरे दिल में भी कुछ शैतानी थी। घर पर इतनी खूबसूरत लड़की हो तो दिन अच्छा गुजरता, लेकिन ये सब ख्वाब एक फोन की घंटी ने तोड़ दिए। हियानु को एक नई नौकरी मिल गई थी। सिफांग डिस्ट्रिक्ट में वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगी और उसे यहाँ से मेट्रो से 1 घंटे लगेंगे। उस रात हमने सेलिब्रेट किया और शराब के नशे में मैंने बेपरवाही से पूछा तो तुम कब शिफ्ट कर रही हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? तो वो बोली मैंने कब कहा कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ? मैंने कहा बस ऐसे ही पूछा क्योंकि तुम्हारी नई कंपनी बहुत दूर है। तो बोली दूर नहीं है। मैंने कहा पहले तुम ये नहीं कहती थी, जब 40 मिनट ज्यादा लगते थे तो तुम शिफ्ट होने की बात करती थी। फिर मैंने उसी नशे में उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा अगर दोबारा कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उस रोशनी में 2 अकेली आत्माएं इतनी उजड़ी नहीं लग रही थी। और ठीक उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया मुझे, और तुम दोनों को बहुत अफसोस है लेकिन मैंने ये घर बेच दिया है और खरीदार को जल्दी से जल्दी घर खाली करने की जल्दी है, कृपया करके जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाइए। मैं वहीं पर स्तब्ध रह गया। काफी देर तक मैं कुछ नहीं बोल पाया और फिर मुड़कर हियानु की तरफ देखा। हम अब इस घर में नहीं रह सकते, तुम कहाँ शिफ्ट होने की सोच रही हो? मैंने कहा मैं शायद सिफांग चला जाऊंगा, वो मेरी कंपनी के करीब है तो कम टेंशन होगी। और तो मैंने कहा शायद मैं बाहर इलाके में
कोई शांत और सस्ती जगह ढूंढूंगा जहां मुझे इंस्पिरेशन मिले। हम में से किसी ने भी साथ में रहने की बात नहीं की और ये एक डरावनी सी सिंक्रोनाइजेशन थी। आखिरकार हमने एक साथ जो वक्त बिताया वो बहुत छोटा था, शुरू पे झगड़ों से लेकर फिर एक दूसरे को समझने तक और फिर साथ मिलकर लड़ने तक वक्त बहुत तेजी से गुजर गया था। अगर हमें और 6 महीने मिल जाते तो मैं अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा पाता कि क्या वो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी। लेकिन अब ये पूछना गलत माना जाएगा। मैंने कहा तो फिर क्या रहेगा, अगर मैं तुम्हारे साथ सिफांग चलूं और एक घर ढूंढूं तो साथ रहने में बहुत पैसे बचेंगे। उसने कहा मेरे नए ऑफिस में एक सहकर्मी है, कल हम दोनों ने साथ रहने की बात पक्की कर ली। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया तो मैंने कहा सहकर्मी के साथ रहना बेहतर है।